Hello everybody and welcome to Daily Current Affairs for 17th of June. So let's start the day with the first important topic and that is कारी इशद मैंगो। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर आम का तो सीज़न है भाई, गर्मी है, कितने लोगों को आम पसंद है, सब फटाफट लाइक करके बताएंगे। साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि कारी इशद मैंगो जो है वो ज़्यादातर अंकोला जो तालुक है उत्तर कन्नडा का, उनको जीआई टैग दिया गया है ताकि जो यूनियन गवर्नमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है उसके तहत इनको जीआई टैग। ये आम की तस्वीर आप देख सकते हैं तो मुँह में पानी आ रहा है, तो फिर फटाफट खा भी लीजिए। इसी के साथ साथ में अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल जो कि भारत सरकार का आपको देखने को मिलेगा, तो कारी इशद जो है वो माना गया है फाइनेस्ट क्वालिटी का मैंगो, क्योंकि इसका अरोमा जो है, इसका महक, साथ साथ में इसका टेस्ट और इसका हाई अमाउंट ऑफ पल्प जो है, मिठास, शेप और साइज, इसकी वजह से इसको दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या ही इसके गुण गाए जाए, सारे तरीके से गुण ही गुण हैं। अब ये जीआई टैग क्या है? तो जीआई बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल, एक नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो कि हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकता है, जो कि एक डिफिनिट जोग्राफिकल टेरिटरी को डिफाइन करता हो, वहाँ से ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक नेचुरल हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है और एक हैंडमेड हो सकता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि कितना जो इसका कार्यकाल होता है। तो किसी प्रोडक्ट को अगर मिला है जीआई टैग तो वो वैलिड रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद में उसका रिन्यूअल करवाना होगा और इसी के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि रिन्यूअल जो होगा वो अगले 10 साल के लिए वापस से हो सकता है। नाउ इसको देता कौन है और रेगुलेट कौन करता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो ये पेरिस कन्वेंशन के तहत WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट से ही इंस्पायर्ड है। पेरिस कन्वेंशन के तहत और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, तो उसके ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ही ये इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत में खुद का एक एक्ट है, जीआई एक्ट 1999 का, तो उस एक्ट से इसको गवर्न किया जाता है। और जो पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी है, जिसको 2004-05 में लाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहीं ना कहीं रीसेंट का 3-4 जो है एग्जांपल, अगर हमने करंट अफेयर्स वीडियोस में काफ़ी सारा कवर किया है, तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफॉल्ट लॉस गारंटी या फिर फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। अब ये क्या है जी? तो आरबीआई जो है उसने अलाउ किया है डिफॉल्ट लॉस गारंटी। तो ये एक सेफ्टी नेट अरेंजमेंट है बैंक्स के बीच में या फिर एनबीएफसीज के बीच में या फिर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में। अब इस बारे में हम देख लेते हैं, इतना से तो समझ में नहीं आया ऑफ कोर्स। तो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होगा बैंक के बीच में और फिनटेक यानी कि जो प्रोवाइडर्स होंगे उनके बीच में, कि किसी भी तरीके से अगर डिफॉल्ट होगा तो कितना परसेंटेज जो है वो कंपेंसेशन के तौर पे दिया जाएगा। नाउ इसका मैंडेट हम समझते हैं। तो बेसिकली बैंक्स गारंटी करते हैं कैश डिपॉजिट को, एफडी को या फिर बैंक गारंटी को, ताकि मतलब उसके फेवर में अंडर राइट कर देते हैं। लोन अंडर राइट करने का मतलब है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि कल को डिफॉल्ट हो जाएगा तो बैंक जो है वो जिम्मेदार होगा उस पैसों को वापस करने के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये नया एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि लेंडिंग वगैरह से रिलेटेड है कि किस तरीके से रेगुलेटेड एंटिटीज का फंक्शनरी होता है। FLDG अरेंजमेंट है क्या? तो एक अरेंजमेंट है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी को, जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेयर को कंपेंसेट लेंडर्स के तौर पे रखा जाएगा अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए। ठीक है, मान लीजिए बोरोवर जो है जिसने उधार लिया है, यहाँ पे बोरोवर का तो मतलब वही है कि जिसने बैंक से जाकर के लोन लिया है, अगर वो कल को डिफॉल्ट कर जाए तो उसके पीछे जो थर्ड पार्टी होगा वो उसका गारंटर होगा। काइंड ऑफ आप देखोगे तो ECGC स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च करा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो वहाँ पर भारत जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके तरफ जिम्मेदारी लेता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक थर्ड पार्टी होगा जो बोरोवर्स के तरफ से मतलब गारंटर होगा। और प्रैक्टिकल पर्पस में देखें तो क्रेडिट रिस्क जो है वो LSP नहीं लिया जाता है बगैर मतलब उसका कोई रेगुलेटरी कैपिटल रखे। आरबीआई ने एक्सप्रेस किया है रिजर्वेशंस इस अरेंजमेंट के बारे में और इसी से गाइडलाइंस जो है वो भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो परमिटेड अरेंजमेंट्स है इनके बीच का वो कवर करता है और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, ये यहाँ पे मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है बैंक्स और एनबीएफसीज तो वो इंश्योर करते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए लोन पोर्टफोलियो का। मतलब जो 5% से ज़्यादा का उनका पोर्टफोलियो जो होता है आउटस्टैंडिंग, तो 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बैंक्स का या एनबीएफसीज का, यह ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ में स्मॉल और मीडियम फिनटेक जो है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट डाई मेथाइल एथर फ्यूल ट्रैक्टर। तो ये डाई मेथाइल क्या है जी? तो जो IIT कानपुर के रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है भारत का पहला 100% डाई मेथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर व्हीकल।
अब ये वन लाइनर में आ सकता है कि ये कहाँ किसने लॉन्च किया है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया है और इसका सिग्निफिकेंट स्टेप है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो ये एक रीन्यूएबल और क्लीन बर्निंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल है जिसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, और ये एक कलरलेस गैस है। डाई मेथाइल जो है वो एक कलरलेस गैस है और ये प्रोड्यूस करता है नेचुरल गैस, कोल, बायोमास और रीन्यूएबल सोर्सेस वगैरह। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे, फ्यूल के तौर पर और रेफ्रिजरेटर, ताकि ओजोन फ्रेंडली एरोसोल निकल सके, और इसका प्रॉपर्टीज जो है वो मिलता जुलता है LPG से, इजीली ट्रांसपोर्ट और मतलब प्रोसेस किया जा सकता है। सेवरल कंट्रीज जैसे कि जापान, USA, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसको ओवरहीट किया जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, जो कि अलाइंड है मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम का, नीति आयोग का। ये इंपॉर्टेंट है, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम किसका है, नीति आयोग का है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि कोलेड रेम, तो ये बेसिकली क्या है जी, श्री चित्र जो तिरुनल है इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO फॉर इट एडवांस्ड वुंड केयर प्रोडक्ट, जिसका नाम रखेंगे वो कोलेडम। ठीक है, तो चोट अगर लग जाए तो चोट से रिकवर करने के लिए, वैसे तो चोट लगता है तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो अपने आप वो रिकवर करता जाता है, लेकिन बेसिकली गंभीर चोट के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है CDSCO के परमिशन से। नाउ इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये क्लास D मेडिकल डिवाइस है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से बनाया गया पिग्स के गॉल ब्लाडर से। तो जो पिग होता है उसका जो गॉल ब्लाडर होता है उसका इस्तेमाल से इसको बनाया जा रहा है, इसका टिश्यू इंजीनियर किया जा रहा है इनटू मेम्ब्रेन फॉर्म्स ऑफ द स्कैफोल्ड। और एडवांटेज क्या है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है फास्टर हीलिंग अगर अलग अलग स्किन में वुंड्स हैं इंक्लूडिंग बर्न्स एंड डायबिटिक वुंड्स, और एनिमल टेस्ट वगैरह विथ मिनिमल स्केयरिंग। कोलेडर्म जो है एक्सपेक्ट करता है कि ये रिड्यूस करेगा ट्रीटमेंट कॉस्ट को और वुंड वगैरह को, मतलब उसका ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाएगा। और ये एक अपने आप में माइलस्टोन होगा क्योंकि ये इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है एनिमल डिराइव्ड मेडिकल डिवाइसेस से। साथ साथ आप देखोगे तो मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स या अपैरेटस हैं जिनका इस्तेमाल डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में होता है मेडिकल कंडीशंस के, और इसको कैटेगराइज किया गया है क्लास A बीइंग लो रिस्क और क्लास D बीइंग हाई रिस्क में। तो इसको रखा गया है रिस्क लेवल के हिसाब से, जैसा जैसा होगा चोट उसके हिसाब से ये कैटेगराइज करता जाएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि क्लास D मेडिकल डिवाइसेस का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स और इसका इस्तेमाल क्रिटिकल मेडिकल प्रोसीजर्स में किया जाएगा। इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए और रिगरस इवैल्यूएशन भी होगा। नाउ CDSCO पे सवाल हो सकता है, तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा न्यू दिल्ली बेस्ड है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, और ये भारत का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है कॉस्मेटिक्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल देने के लिए, ड्रग्स के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स लेने के लिए और ड्रग्स का स्टैंडर्ड्स बताने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिप्री। तो ये सिप्री के बारे में क्या है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने अनाउंस किया है अपना एनुअल असेसमेंट, जहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि इंक्रीज हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का एज कंट्रीज जो कि परस्यू कर रहे हैं फोर्स मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान्स। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, और इसी से रिलेटेड हमने वर्ल्ड अफेयर्स में भी वीडियो दिया है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का सफर रहा है न्यूक्लियर वेपन स्टेट तक। तो प्लीज़ जाकर के आप लोग वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो बेसिकली 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, ये हमने वीडियोस में वहाँ पे भी कवर किया है, USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। और US और रशिया जो है उनके पास में तो 90% से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और USA जो है वो लार्जेस्ट नंबर में है, फिर रशिया, फिर फ्रांस और फिर UK। तो रशिया जो है वो हाईएस्ट है इन्वेंट्री वगैरह के हिसाब से, और भारत, चाइना, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा कि नो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मतलब ये मेंटेन करके चलते हैं। भारत के पास कुल मिलाकर के 164 के आसपास में है, और ये बढ़ता घटता रहता है नंबर, तो कुछ फिक्स नहीं है, और मॉडर्नाइजेशन पे लगातार बाकी नेशंस भी काम कर रहे हैं। सिप्री के बारे में देख लेते हैं। तो सिप्री जो है इसका बेसिकली हेडक्वार्टर्स जो है वो स्टॉकहोम में है, स्वीडन में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर्स तो 1966 में, और बेसिकली इसका हेडक्वार्टर्स है स्टॉकहोम में, सिप्री का। और ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि स्टॉकहोम में बेस्ड है। ये डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन से जुड़ा हुआ है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म्स ट्रेड वगैरह का, ताकि डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमारा था डेली करंट अफेयर्स के पार्ट से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और यस, जो हमारे बाकी वीडियोस भी हैं चैनल पे उनको भी देखा करिए ताकि आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ सके। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।